आगे आइए, ये है हेज का नियम, या इसको हेज का स्थिर उष्मा योग नियम भी कहते हैं। हेज का स्थिर उष्मा योग नियम। हेज़िस लॉ या हेज़िस कंटेंट, हेज़िस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। विलियम हेज रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1840 में ये नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी, देखिए बहुत सिंपल लाइन में इसकी डेफिनेशन है कि किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन को एक विधि से किया जाए या कई विधियों से किया जाए, एक ही पद में पूर्ण किया जाए या कई पदों में पूर्ण किया जाए, प्रत्येक दशा में उत्पन्न या शोषित ऊष्मा की मात्रा अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच का मान सदैव एक समान होता है। ये कहलाता है हेज का नियम। एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन को एक विधि से किया जाए या कई विधियों के द्वारा किया जाए, एक ही पद में पूर्ण किया जाए या कई पदों में पूर्ण किया जाए, प्रत्येक दशा में उत्पन्न या शोषित ऊष्मा की मात्रा अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान सदैव एक समान होता है। ये कहलाता है हेज का नियम। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है, ये है स्थिति ए और ये है स्थिति जेड। एक विधि तो ये है कि ए को सीधे जेड में परिवर्तित किया जाए, माना इसमें कैपिटल Q1 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है। और एक विधि दूसरी है कि ए को पहले बी में, बी को सी में और सी को फिर जेड में परिवर्तित किया जाए। ए को बी में, बी को सी में और सी को फिर जेड में परिवर्तित किया जाए। माना ए को बी में परिवर्तित करने में स्मॉल Q1 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है, बी को सी में परिवर्तित करने में स्मॉल Q2 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है और सी को जेड में परिवर्तित करने में स्मॉल Q3 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है। और ये सब मिलकर कैपिटल Q2 है उत्पन्न या शोषित। समझ आ गया? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए को जेड में परिवर्तित करने के लिए ये दो विधियां हैं। एक तो है ए को सीधे जेड में परिवर्तित कर दिया, एक ही स्टेप पे खत्म। और दूसरा क्या है, ए को बी में, बी को सी में और सी को जेड में। तो 3 स्टेप में पूरी हुई। तो माना इसमें उत्पन्न या शोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी है, Q2। ए को बी में परिवर्तित करने में इसके जो ऊष्मा रासायनिक समीकरण है वो इस तरीके से हो सकते हैं कि ए को सीधे जेड में परिवर्तित करने में माना स्मॉल Q1 कैपिटल Q1 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है। दूसरी मेथड क्या है कि ए को बी में, बी को सी में और सी को जेड में परिवर्तित किया है। इसमें कुल उत्पन्न या शोषित ऊष्मा की मात्रा कैपिटल Q है। तो ये जो दूसरी विधि है इसके ऊष्मा रासायनिक समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना ए को बी में परिवर्तित करने में स्मॉल Q1 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित हो रही है। दूसरी समीकरण बी को सी में परिवर्तित करने में माना स्मॉल Q2 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित हो रही है। और थर्ड इक्वेशन के सी को जेड में परिवर्तित करने में स्मॉल Q3 ऊष्मा उत्पन्न या शोषित हो रही है। तो देखिए कुल उत्पन्न या
शोषित ऊष्मा Q2 बराबर कितनी है, स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 प्लस स्मॉल q3। हेज के नियमानुसार ये जो कैपिटल Q2 और कैपिटल Q1 है ये बिल्कुल बराबर होंगे, यही हेज का नियम है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लें कि ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी तो समझना जरूरी है। हेज ने ये बताया कि ये Q1 और Q2 बराबर हैं, क्योंकि Q2 क्या है, कुल उत्पन्न या शोषित ऊष्मा दूसरी विधि की, तो वो कितनी है, स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 प्लस स्मॉल q3। अब वो ये कहता है कि ये q1 और q2 दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इनमें से कोई सा एक ज़्यादा और कोई सा एक कम है। मान लीजिए इस q2 की वैल्यू ज़्यादा है, q1 की कम है, या q1 की वैल्यू ज़्यादा है, q2 की वैल्यू कम है, तभी तो अंतर आएगा इनमें। तो यदि एक होता है एकल तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम, उसको कहते हैं जो अपने आसपास के परिवेश को ना तो ऊर्जा लेता है या ना ऊर्जा देता है, यानी कोई ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करता, ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र या एकल तंत्र भी कह देते हैं उसको। यदि इस प्रक्रिया को अगर Q1 और Q2 में अंतर है तो एक बार मान लो A को सीधे Z में परिवर्तित किया जाए और Z को कई स्टेप में वापस A में परिवर्तित किया जाए, तो डेल्टा Q जो ऊष्मा है उसका लाभ होगा। मान लो ज़्यादा उससे किया जाए और कम उससे वापस किया जाए, तो जो ज़्यादा है उसमें से हम घटाएंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए Q2 ज़्यादा है, तो Q2 में से Q1 हम जब घटाएंगे तो हमें डेल्टा Q ऊष्मा का या ऊर्जा का लाभ होगा। तो इस तरीके से एक बार में यदि डेल्टा Q का लाभ होता है तो इस प्रक्रिया को बार बार जितनी बार दोहराएंगे उतने डेल्टा Q का लाभ होगा, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम में आपने सुना है। तो इसलिए हेज का ये नियम बिल्कुल सत्य है। समझ आ गया? अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत इजी है वो आप सुन लीजिए। डेफिनेशन के बाद उस दूसरे नियम में, दूसरे उदाहरण में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखिए इसका दूसरा उदाहरण ऐसे हो सकता है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल बहुत इजी है कि देखिए जो कार्बन होता है उसको जलाने पर या ऑक्सीकरण करने पर CO2 प्राप्त होती है। अगर हम पहले स्टेप में कार्बन का पूर्ण दहन करें तो C+O2 = CO2, और इस प्रक्रिया में 94,300 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक ही स्टेप में कर दिया एक विधि के द्वारा। दूसरी जो मेथड है उसमें क्या किया कि कार्बन का आंशिक ऑक्सीकरण किया, और आंशिक ऑक्सीकरण करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, और फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण किया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी हुई। किस तरीके से कि इसका फर्स्ट स्टेप है कि C+½ आंशिक ऑक्सीकरण किया किसका, कार्बन का, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें 26,300 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरे स्टेप में क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण किया तो इस प्रक्रिया में CO2 और 68,000 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़कर कितनी होती है, 94,300 कैलोरी ऊष्मा ही उत्पन्न होती है। हम इसको करें तो देखिए C+O2 = CO2 + 94,000, यानी प्रत्येक दशा में उत्पन्न या शोषित ऊष्मा सदैव एक समान होती है।
चाहे एक ही स्टेप में एक विधि के द्वारा किया जाए या दूसरी विधि में कई स्टेप में पूर्ण किया जाए। तो यहाँ पर पहले स्टेप में पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है और कितना 26,300 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और दूसरे में उस कार्बन मोनोऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण किया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है और 68,000 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, जो कि कितनी बैठती है 94,300 कैलोरी ऊष्मा। अतः हेज का नियम सत्य है। जो हेज ने कहा है कि प्रत्येक दशा में उत्पन्न या शोषित ऊष्मा की मात्रा सदैव एक समान होती है, वो बिल्कुल सही है। समझ आ गया होगा।